हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। यानी कि जो कॉमर्स की टेक्स्ट बुक होती है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो जो कॉमर्स की टेक्स्ट बुक होती है उसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यापार, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, आयात निर्यात, लेखांकन आदि से संबंधित क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना होता है, ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन का विकास करने में योग्य हो सके। इसके बाद बात आती है वाणिज्य के महत्व की, यानी कि कॉमर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो किसी भी देश में जो आर्थिक विकास है वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी किसी भी कंट्री का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होता है, तो वो कॉमर्शलाइजेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। आज के युग में वही देश विकसित माना जाता है जहाँ पर वाणिज्य उन्नतशील दशा में होता है। वाणिज्य व्यवसायिक क्रियाओं क्रियाओं का वह अंग कहा जाता है जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा इसकी सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अनुमानी पद्धति का क्या लाभ है। तो अनुमान हमें अपनी संज्ञानात्मक सीमाओं से परे जाने की अनुमति देता है। जब गति या समयबद्धता मायने रखती है तो अनुमान भी फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यापार में प्रवेश करने का निर्णय लेना या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में त्वरित निर्णय लेना। इस प्रकार जब सभी विकल्पों और उनकी खूबियों का सावधानीपूर्वक तौलने का समय नहीं होता है तो अनुमान उपयोगी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम बहुत ही तात्कालिक चीज़ों का निर्णय लेते हैं और उस टाइम पे हमें ज़्यादा विचार मंथन करने का टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो उस टाइम पे अनुमान उपयोगी होता है। ठीक है। ह्यूरिस्टिक समय ह्यूरिस्टिक समस्या समाधान की एक विधि है जहाँ पर लक्ष्य एक व्यवहार समय में व्यवहारिक समाधान निकाला जाता है। अनुमानित तकनीकें एक त्वरित समाधान के लिए प्रयास करती हैं, जो एक आदर्श समाधान के बजाय उचित सटीकता सीमा के भीतर रहता है। ओके। तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लॉक के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एड ब्लॉक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक ब्लॉग है। एड ब्लॉक प्रतिबिंब स्वयं और दूसरों द्वारा पूछताछ, सहयोग और उच्च क्रम की सोच में संलग्न होने के लिए संदर्भ प्रदान करके छात्र और शिक्षक के सीखने को संग्रहित और समर्थन करते हैं। शिक्षकों द्वारा मॉड्यूल या विषय क्षेत्रों या छात्र या शिक्षक के प्रतिबंध, निबंध, रचनात्मक लेखन, परियोजना अपडेट, निर्देशित या गैर निर्देशित कक्षा चर्चा, मीटिंग नोट्स या समाचार और अधिक विषयों पर टिप्पणी प्रदान करने के लिए ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। यानी कि ब्लॉग पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, खुली किताब परीक्षा क्या है। तो ओपन बुक जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में पूछ रहा है हमसे। तो खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षा के दौरान प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए पाठ्य पुस्तकों के उपयोग पर जोर देती है। खुली पुस्तक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आमतौर पर मुद्दों पर चिंतन करने की क्षमता और उसके आलोचनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। यानी कि इस पद्धति में क्या होता है कि जो बुक होते हैं वो खुले रहते हैं। ठीक है। और पाठ्य पुस्तकों की रखी जाती है सामने और परीक्षा में उसको देख के लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य शिक्षण को परिभाषित करें। इसकी प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की व्याख्या करें। तो वाणिज्य शिक्षण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यापार, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, आयात निर्यात, लेखांकन आदि से संबंधित क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना होता है, ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन का विकास करने के योग्य हो सके। वाणिज्य किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और उसके व्यापार के बारे में अध्ययन करता है। वाणिज्य के अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, बचत, विनिवेश, पूंजी निर्माण, विदेशी व्यापार से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इस दृष्टि से वाणिज्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण और वर्णन करें। तो जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर स्टडी किया जाता है। दूसरा है सार्वभौमिक उद्देश्य। तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। पांचवा है आपका आदर्शवादी आधार और छठवां है यथार्थवादी आधार।
सातवां है आपका मानव आत्मा का पोषण और लास्ट है आपका जीवन के मूल्यों की प्राप्ति। तो ये सारे आपके शैक्षिक उद्देश्य हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका शैक्षिक विश्लेषण को परिभाषित करें, इसके चरणों की व्याख्या करें। तो शैक्षिक विश्लेषण के परस्पर संवादात्मक चरण में आमतौर पर छात्रों के लिए सीखने की उत्तेजनाओं को प्रस्तुत करना, उन्हें गतिविधियों और अभ्यासों में शामिल करना और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर सीखने की प्रक्रिया को देखना और समायोजित करना शामिल है। यह चरण शिक्षकों को छात्रों और बीच उनके बीच उच्च स्तर की अंतःक्रिया की विशेषता होती है। इसके जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं। पहला चरण है आपका इकाई विश्लेषण या सामग्री विश्लेषण। दूसरा चरण है आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य और तीसरा चरण है आपका सीखने का अनुभव और चुनी गई विधियाँ और चौथा चरण है आपका मूल्यांकन प्रक्रिया। तो ये कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पाठ योजना को परिभाषित करें। पाठ योजना की आवश्यकताओं और महत्व का वर्णन करें। तो पाठ योजना प्रशिक्षक के लिए एक रोड मैप होती है कि छात्रों को क्या सिखाने की आवश्यकता है। यानी कि जो प्रशिक्षक होता है वो पहले से एक मैप तैयार कर लेता है, एक रोड मैप तैयार कर लेता है, ठीक है? जो कि पाठ योजना के रूप में होता है और उसमें वो ये डिसाइड करता है कि छात्रों की किस चीज़ को सिखाने की आवश्यकता है और कक्षा के दौरान उसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। फिर आप उपयुक्त शिक्षण गतिविधियां डिजाइन कर सकेंगे और छात्रों के सीखने पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकेंगे। इसमें शामिल 5 चरण हैं: प्रत्याशित सेट, नई सामग्री का परिचय, निर्देशित अभ्यास, स्वतंत्र अभ्यास और समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्या समाधान विधि को परिभाषित करें, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं ये वो बताएं। तो समस्या समाधान विधि क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसके गुण और दोषों के बारे में बात करेंगे। तो समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित विधि है, जिसमें छात्र समस्या का चयन करके स्वयं के विचारों और तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप में समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। स्किनर के शब्दों में अगर कहें तो समस्या समाधान विधि एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। इसके कुछ गुण हैं। तो इस विधि के विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क एवं कल्पना की प्रेरणा मिलती है। दूसरा है आपका यह विधि विद्यार्थियों में स्वतंत्र कार्य की करने की क्षमता और पहल करने की आदतों का विकास करती है। तीसरा है आपका यह विधि विद्यार्थियों को बौद्धिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है एवं अधिक प्रयास करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। और चौथा है आपका यह स्व अध्ययन आदत का विकास करने में भी सहायक होती है। इसके बाद पांचवा गुण है इसका, यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है, ठीक है? अब इसके कुछ अवगुण भी हैं, तो उसको भी एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला दोष है इसका, यह विधि गणित के सभी शीर्षकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। दूसरा आपका कम उम्र के विद्यार्थियों या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों में परिपक्वता न होने के कारण यह विधि अधिक में परिपक्व होने के कारण यह विधि अधिक उपयोगी एवं प्रभावी नहीं रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो विधि है समस्या समाधान विधि, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर उतनी तार्किक क्षमता डेवलप नहीं होती है कि वो समस्या का समाधान खुद से कर सके, ठीक है? चौथा दोष है इसका, एक प्रशिक्षित शिक्षक की इस विधि को प्रभावशाली रूप से प्रयोग कर सकता है। औसत शिक्षक इस विधि का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करेंगे। ठीक है? यानी ये कह रहा है तीसरा आपका कि जो शिक्षण शिक्षक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। तभी वो इस विधि का प्रयोग कर सकता है प्रभावशाली रूप से। ठीक है? अगर वो शिक्षक एवरेज है तो इस विधि का प्रयोग करने में उसे कठिनाई महसूस हो सकती है। पाँचवाँ कह रहा है आपका इस विधि की आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु का संगठन एक कठिन कार्य है। और छठवाँ कह रहा है आपका इस विधि की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। ठीक है? तो ये कुछ इसके समस्या समाधान विधि के कुछ दोष हैं। ठीक है? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके जरिए व्यक्ति अच्छा टीचर बनता है। आसान शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं तो टीचिंग स्किल यानी कि पढ़ाने की कला। एक टीचर के अंदर अच्छी टीचिंग स्किल होनी चाहिए, तभी वो सही ढंग से बच्चों को पढ़ा सकता है और उनका भविष्य उज्जवल बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो मूल्यांकन किसी कार्यक्रम, अभ्यास, हस्तक्षेप या पहल का अध्ययन करने के लिए एक
व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है ताकि यह समझा जा सके कि जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यानी कि अपने लक्ष्य को कितनी अच्छी तरीके से विद्यार्थी प्राप्त करता है। मूल्यांकन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किसी कार्यक्रम या पहल में क्या अच्छा काम करता है और क्या सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य एक विश्वसनीय, वैध और विशेषज्ञ मानदंडों के आधार पर किसी विषय, परियोजना, योजना, उत्पाद, व्यक्ति या संगठन की मान्यता, प्रभाव, योग्यता, गुणवत्ता और सफलता का मूल्यांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि के निर्माण के चरणों का वर्णन करें। तो उपलब्धि परीक्षण से तात्पर्य उस परीक्षण से है जो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विद्यार्थियों के विषय संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह किसी विशिष्ट विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान एवं समझ संबंधी निपुणता का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के प्रथम चरण क्या होंगे, देखते हैं कि करके। तो इसमें जो चरण है उसमें व्यावहारिकतापूर्ण पदों का चयन करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना, विशेषताओं की तालिका बनाना, निर्णय लेना कि कौन सा परीक्षण व्यक्तिनिष्ठ अथवा वस्तुनिष्ठ का प्रयोग क्या करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। तो ये सारे चरण हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, स्कूली विषय के रूप में वाणिज्य पढ़ाने का व्यवहारिक मूल्य क्या है? तो इस दृष्टि में वाणिज्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक माना जाता है। इसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यापार, उद्योग, बैंकिंग व्यवस्था, आयात निर्यात, लेखांकन आदि से संबंधित क्रियाओं का ज्ञान प्रदान करना होता है, ताकि विद्यार्थी किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन का विकास करने में योग्य हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम कॉमर्स की अवधारणा बताएं। तो जब कोई उत्पाद या सेवा को हम ऑनलाइन खरीदते या बेचते हैं अपने मोबाइल उपकरणों के द्वारा, तो उसको हम एम कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन, सेल फोन या टैब के थ्रू जब कभी हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदते या बेचने का प्रोसेस करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम एम कॉमर्स कहते हैं। सामान्य तौर पर एक मोबाइल वाणिज्य प्रणाली के 6 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। मोबाइल वाणिज्यिक अनुप्रयोग, मोबाइल स्टेशन, मोबाइल मिडवेयर, वायरलेस नेटवर्क एंड वायर नेटवर्क और लास्ट आपका होस्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य शिक्षण में व्यवसाय प्रलेखन की क्या भूमिका है? तो व्यवसायिक दस्तावेज विभिन्न प्रकार की फाइलें होती हैं जो किसी संगठन के आंतरिक और बाह्य व्यवहार के संबंध में विभिन्न विवरण दर्ज करती हैं। वे आमतौर पर किसी कंपनी के प्रबंधन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि वे इसे ठीक से चलाने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ साथ अन्य पार्टियों के साथ विभिन्न लेन देन का विवरण भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाणिज्य शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताएं। तो मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है, इसलिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। इसमें उनसे प्रेरणा, असंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिल जाती है और उसे भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि मूल्यांकन से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए ये फायदेमंद होता है। शिक्षक के लिए क्यों फायदेमंद होता है कि शिक्षक को ये चीज़ पता चल जाती है कि जो भी उसने पढ़ाया है, ठीक है, वो किस हद तक शिक्षार्थी के दिमाग में इम्पैक्ट डाल रहा है और किस हद तक शिक्षार्थी ने उस चीज़ को ग्रहण किया, सीखा है। ठीक है? तो वो इवैल्यूएट कर लेता है और शिक्षार्थी खुद अपने इवैल्यूएशन से अपनी जो भी कमजोरियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, उसको देख के भविष्य में उसको सुधारने के लिए अग्रसर होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूली विषय के रूप में वाणिज्य का अर्थ, प्रकृति और दायरा स्पष्ट करें। तो वाणिज्य अर्थशास्त्र गतिविधि में एक वर्ग से संबंधित है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कच्चे माल को उत्पादकों और तैयार उत्पादों के उपभोक्ताओं के वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, वाणिज्यिक उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु का अध्ययन करेगा। यह उन साधनों का भी अध्ययन करेगा जिनके द्वारा कोई वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है। वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति। तो जो वाणिज्य शिक्षण की प्रकृति होती है, ये कौशल प्रदान करने, व्यवसाय की बेहतर समझ विकसित करने की वह गतिविधि है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। ठीक है? वाणिज्य के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर,
कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू बिज़नेस। ठीक है? तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।